हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको कक्षा 10 का ये 10वां अध्याय है इस बार। और इसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो मानव नेत्र नेत्र जो है मनुष्य व सभी जीवों के लिए एक प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है जो नेत्र दी गई है। और नेत्र लगभग फोटो कैमरे की भांति यानी इस प्रकार वो कार्य करती है, जिसका जो व्यास होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर होता है। और जो नेत्र है उसमें वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र बोलते हैं इसको, प्रकाश के द्वारा चलता है। और इसका जो लेंस होता है वो प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ है उनका बना होता है। मानव नेत्र की संरचना। तो जो नेत्र है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। तो मनुष्य का जो नेत्र है वो एक खोखले गोले के समान होता है और जिसका जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर होता है। और यह बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है और इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। और ये नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। तो ये आँख का चित्र है। इसमें देखो ये है पक्षमाभी पेशी। पक्षमाभी पेशी का काम क्या है, ये इस लेंस को, ये जो लेंस है इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको कम या ज़्यादा करने में मदद करता है। जब ये इसको खींचता है दोनों तरफ से तो जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और जब इसको दबाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। ये है क्रिस्टली लेंस, इसको लेंस बोलते हैं क्रिस्टली लेंस। और ये पीछे का जो एरिया है ये दृष्टिपटल है और इस पर क्या है रेटिना की एक लेयर होती है और नीचे तंत्रिका तंत्र है जहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं। बीच में एक जलीय द्रव भरा हुआ है, पुतली, बीच में पुतली होती है और उसके आसपास आइरिस होती है चारों तरफ। और कॉर्निया सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं। और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को बोलते हैं काचाभ्य द्रव। तो मानव नेत्र का डायग्राम। आगे रक्त पटल। दृढ़ पटल के भीतर की जो परत होती है उस पर लगी काले रंग की जो झिल्लियाँ होती हैं उसको रक्तक पटल कहते हैं। और जो रक्तक पटल होती है वो आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश जो है उसका अवशोषण करता है तथा अंदर का आंतरिक जो परावर्तन है उसको रोकता है कि अंदर परावर्तन ना हो। इस प्रकार यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की भांति कार्य करता है कि प्रकाश को रोक सके और उसको परावर्तित ना होने दे, वापस ना जाने दे। कॉर्निया जो है वो दृढ़ पटल के सामने का एक भाग होता है, उभरा हुआ और पारदर्शी होता है और इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। परितारिका अथवा आइरिस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। पुतली अथवा नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं और यह गोल काली दिखाई देती है। और कॉर्निया से आया जो प्रकाश है वो पुतली से होकर के ही लेंस पर पड़ता है। और पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस प्रकार नेत्र में सीमित प्रकाश ही जा पाता है। तो जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारों की ओर सिकुड़ जाती हैं और पुतली को बड़ा कर देती हैं। और जिससे क्या होता है, लेंस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तथा जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं और जिससे पुतली क्या होती है, छोटी हो जाती है और लेंस पर कम प्रकाश आपतित होता है, मतलब उस पर पड़ता है। और इस क्रिया को ही पुतली समायोजन कहते हैं और इस क्षमता को नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं। और नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है यानी अपने आप होती है। नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन से बना एक पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ एक द्विउत्तल लेंस होता है और जिसे नेत्र लेंस कहते हैं तथा यह अभिसारी प्रकृति का होती है, मतलब सारी किरणों को एक साथ
इकट्ठा कर लेता है और लेंस के पीछे जो भाग होता है, पिछले भाग, उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। और लेंस के जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक होता है 1.44। आगे है नेत्रोद तथा जलीय द्रव। तो जो कॉर्निया होता है तथा लेंस के बीच का जो भाग होता है उसे नेत्रोद कहते हैं। और इसमें जो जल है उसके समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव या फिर एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। कांचाभ तथा कांचाभ्य द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कांचाभ कक्ष कहते हैं और इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला एक द्रव भरा रहता है और इसे ही कांचाभ भाग या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। रेटिना रक्तक जो प्लेट है उसके नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं और इसे दृष्टिपटल भी कहा जाता है। और यह प्रकाश सुग्राही होती है तथा इन पर जो दृष्टि है वो तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है और सभी वस्तुओं की जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है और दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं और वे दंडाकार, डंडी के आकार जैसी होती हैं और कोशिका कहलाती हैं। और इसके विपरीत जो कोशिका मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती है वे शंकु आकार या शंकु के आकार जैसी होती हैं। आगे है पीत बिंदु। रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ जो प्रतिबिंब है सबसे अधिक स्पष्ट या साफ दिखाई देता है और इसे ही पीत बिंदु कहते हैं। और इस भाग का सुग्राहित जो सबसे अधिक होती है, सुग्राहिता मतलब अंध बिंदु, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियों मस्तिष्क को होता है, मतलब जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं और उस बिंदु को ही अंध बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है जिससे इस बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं देता। आगे है प्रतिबिंब का बनना। किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं सबसे पहले नेत्र के कॉर्निया पर आपतित यानी उस पर पड़ती है तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांचाभ्य द्रव में से होती हैं और रेटिना पर पहुंचती हैं। और यहाँ पर वस्तु का जो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है वो बनता है। प्रतिबिंब के बनने का जो संदेश है वो प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँच जाता है जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब को सीधा कर लेता है। इस तरीके से वस्तु हमें ए भी इस तरीके से दिखाई देती है लेकिन जो इमेज बनती है वो उल्टी प्रतिबिंब बनता है उसका, लेकिन वो दृष्टिपटल के द्वारा उसको सीधा कर लिया जाता है। मानव नेत्र संबंधित पद कुछ चीज़ें। समांजन। मानव नेत्र द्वारा निकट या दूर की वस्तु पर फोकस हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी में ही समायोजन जो होता है उसको समजन कहते हैं। समजन क्षमता। नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसको नेत्र की समजन क्षमता कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य के लिए जो समजन क्षमता है वो 4D होती है। निकट बिंदु। वह सबसे निकट बिंदु जिससे नेत्र बिना किसी तनाव के आसानी से या सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु से नेत्र तक की जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और स्वस्थ नेत्र के लिए एक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु। वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु से नेत्र तक की जो दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होती है। दृष्टि विस्तार। नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के जो बीच की दूरी होती है उसको दृष्टि विस्तार कहते हैं।
और यह सामान्यतः नेत्र के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। आगे है दृष्टि दोष और उनके निवारण। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती तथा इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे या पीछे कहीं भी बन सकता है और इसी दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। और मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं या होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो है उससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो मतलब स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन परंतु जो दूर की वस्तुएं होते हैं वो सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इस दोषयुक्त नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न होकर पास आ जाता है और अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। कारण निकट बिंदु दोष होने के निम्नलिखित दो कारण हैं कि जो नेत्र लेंस होता है उसकी जो वक्रता का बढ़ जाना, जो नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता बढ़ जाती है जिससे उनकी जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। नेत्र लेंस के जो गोलंक है उसका जो व्यास है वो बढ़ जाता है। इसका निवारण, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस वाले जो अवतल लेंस होते हैं उनका चश्मे पर प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की जो वस्तुएं होती हैं उनको स्पष्ट नहीं देख पाता। और इस दोषयुक्त जो नेत्र है उसका बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है और अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे पास की जो स्थित वस्तुएं हैं वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। कारण, दूरदृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। नेत्र लेंस की जो वक्रता है उसका कम हो जाना जिससे उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। निवारण, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। आगे है जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि के कारण मतलब वृद्धि के साथ साथ नेत्र की जो मांसपेशी है वो कमजोर या दुर्बल हो जाती हैं जिससे कारण नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है जिससे व्यक्ति दूर तथा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती और इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसका कारण है पक्षमाभी जो मांसपेशियां हैं उसकी जो शक्ति है उसमें कमी और नेत्र लेंस के जो लचीलेपन है उसमें कमी आ जाने से ऐसा होता है और जिसके कारण नेत्र में जरा दूरदृष्टिता दोष हो जाता है। निवारण, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए दो फोकस वाला लेंस उपयोग किया जाता है और जो द्विफोकसी लेंस होता है उसमें अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं और चश्मे के ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है जो निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। मोतियाबिंद। मोतियाबिंद नेत्र की वह स्थिति है जिसमें नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है और नेत्र के लेंस की ऊपरी सतह पर एक परत जम जाती है और सामान्यतः मनुष्य में यह जो अधिक आयु होने से होता है और इसके कारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। और इसका जो निवारण है वो नेत्र के मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा करके ही इसको मतलब सर्जरी करा करके ही ठीक किया जा सकता है। आगे है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। किसी समांग पारदर्शन मतलब एक पारदर्शी माध्यम है उसकी उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। मतलब इस तरीके से है जो आकृति दे रखी है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है और ये दो त्रिभुज आकार आधार और तीन आयत आकार इनका अपवर्तनक पृष्ठ होता है। दो अपवर्तक जो पृष्ठ है उसके बीच का जो कोण होता है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। ऊपर जो आरेख बना हुआ है उसमें प्रिज्म दिखा रखा है। ए बी पर एक प्रकाश किरण जो पड़ती है वो पी क्यू पड़ती है
और वायु से कांच में प्रवेश कर रही है और प्रकाश की जो किरण है अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और द्वितीय सतह जो AC है उस पर प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, अतः प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे जो PQ है वो आपतित किरण है, MR है निर्गत किरण है, और I जो है आपतन कोण है, E है निर्गत कोण, QM है आपतित किरण, और A जो है वो प्रिज्म है, प्रिज्म कोण, R जो कोण आपतन कोण, और D जो है विचलन कोण है। ये कोण दिखा रखे हैं, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये निर्गत कोण, और ये जो कोण है वो प्रिज्म का कोण है। आगे है विचलन कोण या D। आपतित किरण व निर्गत किरण के जो बीच बना एक कोण होता है उसको विचलन कोण कहते हैं, और ये होता है D = I + E - A। कांच के प्रिज्म द्वारा विशेष प्रकार का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने वाली जो सफ़ेद किरणें या श्वेत प्रकाश होता है उसको अपनी अवयवी रंगों में विभक्त या टूट जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो सफ़ेद प्रकाश होता है उसके जो वर्ण होते हैं क्रम में मुख्य रूप से 7 रंग दिखाई देते हैं, तथा प्रिज्म के आधार की ओर से इन रंगों का क्रम जो है इस प्रकार है। विबग्योर इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बैंगनी यानी वॉयलेट, उसके बाद जामुनी यानी इंडिगो, और उसके बाद ब्लू यानी नीला, हरा यानी ग्रीन, पीला यानी येलो, और नारंगी यानी ऑरेंज, तथा अंत में जो रेड है लाल रंगों से इस क्रम में अंग्रेजी के जो शब्द है वो विबग्योर, और हिंदी के शब्द में बेंजनी हपीनला द्वारा याद किया जाता है। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले कांच के जो प्रिज्म है उसके द्वारा प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम प्राप्त किया। VIBGYOR इस तरीके से। कांच के प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म सूत्र। यदि किसी प्रिज्म का कोण A तथा किसी रंग विशेष के अल्पतम या कम से कम विचलन कोण जो होता है ये हो, तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा इस तरीके से। तो sin I जो sin R होगा, sin I/sin R, इस तरीके से ये इसका रेशो है। वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है? किसी भी पारदर्शी जो पदार्थ है जैसे कांच, उसका अपवर्तनांक प्रकाश के रंग अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो जो अपवर्तनांक है जितना अधिक होगा प्रकाश की किरण में विचलन उतना ही अधिक होगा, और जो लाल रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो कम से कम, तथा बैंगनी रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक है अधिकतम होता है। अर्थात जो तरंग दैर्ध्य है, वेग जो है उसका विक्षेपण तरंग जितना होगा उसी उतना ही उसका वेग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और विक्षेपण उसका उल्टा होगा। सफ़ेद प्रकाश का संयुग्मन यानी जुड़ना। यदि हम किसी प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की किरण को डालें तथा पर्दे के स्थान पर दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके पहले प्रिज्म के जो पृष्ठ है उसके समांतर रखें, तो दूसरे प्रिज्म से जो प्रकाश है वो बाहर निकलता है और वह पुनः श्वेत या सफ़ेद हो जाता है। और इससे सिद्ध होता है कि जो सफ़ेद या श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में से मिलकर बनता है, और जो प्रिज्म है वो श्वेत प्रकाश के केवल उसके अवयवी रंगों में ही वो विभक्त हो जाता है। तो ये दिखाया है कि जो सफ़ेद किरण है वो 7 कलर में टूट जाती है, और प्रिज्म को उल्टा रखने पर ये वापस सफ़ेद प्रकाश में बदल जाती है। इसी को संयुग्मन यानी सारी जो प्रकाश की किरण है उसको जोड़ना या युग्मन कहते हैं। आगे है इंद्रधनुष। प्रकाश के वर्णक जो है विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है, और कभी कभी वर्षा के समय तथा उसके बाद जब धूप निकल जाती है तो आकाश में जो रंगीन सकेंद्री जो वृत्तीय है चाप सूर्य के विपरीत दिखाई पड़ते हैं, और यह रंग संरचना ही इंद्रधनुष कहलाती है। मतलब जो यहाँ पे बूंद जो है पानी की बूंद सफ़ेद लाइट को 7 कलर में तोड़ देती है, और ये इंद्रधनुष का निर्माण कर देती है परावर्तन करके। आगे है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो जो वायुमंडल में गर्म वायु तथा ठंडी वायु की जो परतें हैं वो होती हैं, तथा ठंडी वायु का जो अपवर्तनांक है वो गर्म वायु की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, और वायुमंडल की इन परतों के
कारण प्रकाश में जो अपवर्तन है वो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, तारों की स्थिति का वास्तविक स्थिति के रूप में दिखाई देना, और ग्रहों का न टिमटिमाना, और सूर्योदय पहले हो जाना, और विलंब लेट होना, मतलब सूर्यास्त लेट होना। तो ये कुछ टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। आई होप ये आपको समझ में आए हों। कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वेट मेरी करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।